What's up guys? This is it. That's your last chapter जहां पे हम आ गए हैं, जो है आपका चैप्टर नंबर 5, जो है आपका लीगल रीजनिंग। पर इसको प्रैक्टिकली मैं आपके सिलेबस का एक्चुअली चैप्टर नहीं मानता हूं। ये आपका चैप्टर नहीं है, ये समरी है, ये तुम्हारे कर्म है जो तुम ऊपर चारों चैप्टर सीख के आए हो ना। ICSI ने ये लास्ट चैप्टर डाला है तुमको रिवीजन कराने के लिए। सबसे पहले उसने इस चैप्टर में डाले मैक्सिम्स, जो मोर देन 130 है। मैक्सिम्स आई कांट टीच यू ऑब्वियसली, मतलब हम लोग नहीं करने वाले, बट आई टेल यू वन थिंग, अगर आपने सारे लेक्चर्स आराम से देखे, ध्यान से देखे ना, तो मेजॉरिटी मैक्सिम्स अपन ने कवर किए। जैसे फॉर एन एग्जांपल एब इनिशियो, आपको ऑलरेडी पता है सर, एक्टिस पर्सोनालिसिस मोरिटिस कम पर्सोना, ये एक्टिस नॉन फसीड निसीमेंसिट्रिया, एक्टिस रियस, एड हॉक, एड इडम। आप अगर नीचे तक देखेंगे ना, कैवेट का मतलब क्या होता है, कैवेट एम्प्टर क्या होता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये वर्ड यूज किया हुआ है। अरे सब तुमने देखे, सर्शोररी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था, डिफैक्टो, डिजोर, एवरीथिंग इनमें से डेल क्रेडिटर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा था, डिक्टिम, स्टॉपल, एक्स पार्टे, ये देख लो, एक्स टूरपी कॉजा ऑन और प्रोटेक्शन, फैटम, ये सारी चीजें, फैक्टम प्रोबेंडा, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। फैक्टम प्रोबेंडा का मतलब क्या है, फैक्ट इन द इशू टू बी प्रूव्ड। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है सर, फ्रॉम द बिगिनिंग। फोर्स मेजोर, फोर्स नेचुरा, मतलब इसमें क्या है, फोर्स नेचुरे। अब नेचुरे का मतलब क्या होता है, नेचुरली, तो ये बोल रहा है डेंजरस बाय नेचर। तुम शेर घर में पालोगे, इट इज अगेन फिरे नेचुरे, दैट इज डेंजरस बाय नेचर। फोर्स मेजोर इज जो आपके कंडीशन के बाहर है, जैसे पैंडेमिक इज अ फोर्स मेजोर सिचुएशन, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हेबियस कॉर्पस कॉन्स्टिट्यूशन में सिखाया था, इंजूरिया साइन डैमनो, सर कहां सिखाया था, टॉर्ट में सिखाया था, इप्सो फैक्टो, इम्प्रॉम्प्ट, ये सारी चीजें। अब अगर आप देखो ना, तो इसमें से 50% अपन ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट 50% आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अपन बैठ के एक एक लाइन रीड करें, मैं आपको यहां से, अच्छा एक सेकेंड, रेस इप्सा लोकेटर, अब इसको मैं रीड करके तुमको क्या सिखाऊं, दैट द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। चिराग के लेक्चर बेस्ट हैं, लेक्चर्स इटसेल्फ बोलते हैं, दैट्स इट, रेस इप्सा लिखितर। अब इसमें ना कुछ समझाने के लिए नहीं है, देयर इज मैक्सिम्स को समझाया नहीं जाता। रेस सब्जुडाइज मतलब अभी मैटर अंडर कंसिडरेशन है। अभी रिया ने बोला था ना, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग एज माय लॉयर्स हैव सेड दैट दिस मैटर इज सब्जुडाइज। सब्जुडाइज का मतलब क्या था, इट इज अंडर कंसिडरेशन। रेस जेस्टे, रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। देख लो, फैक्ट्स रेलेवेंट टू अ केस, एडमिसिबल इन एविडेंस। मैं साइकिल उठाया, वहां से एक दुकान पे गया, चाकू खरीदा, चाकू खरीद के कहीं पे गया, वहां से कुछ बात करी, कैसे कैसे एविडेंस मिटाने, ग्लव्स खरीदे और मर्डर किया, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, दैट्स रेस जेस्ट। तो ये अब ऐसी सारी चीजें बच्चे, इस चीज को ना मैं एक्चुअली आप लोगों को सिखा नहीं सकता, ये आप लोगों को रीड करने हैं, धीरे धीरे मेमोराइज करने हैं। बेस्ट तरीका बता रहा हूं। अब विकास सर जब आपको मिनिस्टर्स के नाम बताते थे, तो वो आपको एक्चुअली मिनिस्टर्स पैदा कैसे हुए ये नहीं बताते थे, वो आपको नाम बताते, आपको याद करना है। इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, अपन लोगों ने रोज के सिर्फ इसमें 5 से 10 रूल्स रीड करने हैं, 5 से 10 मैक्सिम्स रीड करने हैं। 50 तुमको ऑलरेडी आते हैं, तुम्हारी मेहनत 60-70 के ऊपर। सुइजरिस नहीं पता था, सुइजरिस का मतलब अ कंपनी इज अ सुइजरिस एंटिटी हैविंग इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज सुइजरिस, जिसके ऊपर आप केस कर सकते हो ऑफ हिज ओन राइट। अब ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी आती है। सुओ मोटो, ऑन इट्स ओन मोशन। साइन डाई, साइन डाई मतलब अगर आपने कोई डे अपॉइंट नहीं किया है तो नेक्स्ट वीक में कंपनी की मीटिंग शिफ्ट हो जाती थी। टॉटम, टॉट के अंदर आपने सीखा है, उबर में फिदे, अटमोस्ट गुड फेथ सीखा हुआ है। अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर, उबी जस्ट इबी, रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब ये इतने सारे आपके सामने 138 इन लोगों ने मैक्सिम्स दिए। विस मेजोर, एक्ट ऑफ गॉड। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये 138 में से एक पूछेंगे। आई वुड टेल यू दैट ऑब्वियसली दे अंडरस्टैंड। अच्छा, को वारंट तो तुमको पता है कि नहीं पता है, बाय व्हाट अथॉरिटी तुमको ऑलरेडी पता है। पारी कॉजा, सिमिलर सर्कमस्टांसेस। प्रोराटा तुमको अकाउंट्स में सिखाया होगा, इन प्रपोर्शन। प्राइमा फेसी, देख देख के कैसा लगता है। पर से, जो पढ़ रहे हैं उसको देख के, टेकन इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, टेकन अलोन। पारी पासु, पारी पासु मतलब आपका भी उतना ही राइट है, मेरा भी उतना ही राइट है, हमारी मम्मा के ऊपर हम दोनों भाइयों का पारी पासु राइट है, इक्वल राइट, ऑन द सेम फुटिंग, ऑन इक्वल फुटिंग। अब ये सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे रीड करनी है, रीड करते रहे। अगर कोई डाउट है तो ऑब्वियसली मैं हुई, आप मतलब कभी मुझे मैसेज कर सकते हो।
मैंडमिस वी कमांड, मेंसरिया गिल्टी माइंड। तो ये अगर आप देखो ना बहुत सारे तो आपको ऑलरेडी आते हैं। मैलाफाइड गलत इंटेंशन। लिस पेंडिस इज इंपॉर्टेंट। लिस पेंडिस का मतलब होता है एक केस जो अभी तक पेंडिंग है। जहां जहां मैंने मार्क किए ना ये सारे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। ऑबिटर डिक्टम इज इंपॉर्टेंट। ऑबिटर डिक्टम का मतलब क्या होता है याद रखना, दो चीजें होती हैं। आप एक बोलते हो रेशो डेसिडेंडा, एक क्या बोलते हो रेशो डेसिडेंडा, और दूसरा होता है ऑबिटर डिक्टम। रेशो डेसिडेंडा का मतलब क्या होता है किन फैक्ट्स के ऊपर जज ने ये जजमेंट दिया, दैट्स अ रेशो डेसिडेंडा। ऑबिटर डिक्टम का मतलब होता है ये एक्चुअली जज का कोई जजमेंट नहीं है। ऑबिटर डिक्टम इज नॉट अ जजमेंट। ऑबिटर डिक्टम सिग्निफाइज कहीं ना कहीं पे द ओपिनियन ऑफ द जज, सिर्फ उसका ओपिनियन। लाइक गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था कि द गवर्नमेंट कुड हैव डन बेटर, दैट वाज एन ओपिनियन। हाउएवर नरेंद्र मोदी को फ्री चिट मिली। सो एन इंसिडेंटल ओपिनियन बाय अ जज विच इज नॉट बाइंडिंग, इट्स एन ओपिनियन, तो इंपॉर्टेंट है। नॉसिटर ए सॉस इंपॉर्टेंट है, ऐसा वर्ड जो नोन बाय इट्स एसोसिएटेड, वन इज नोन बाय हिज कंपेनियंस। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो अकेला कोई मतलब नहीं समझा सकता अनटिल एंड अनलेस वो बाकी लोगों से एसोसिएट किया जाए। दिशा सलाइन का केस पहले सुसाइड लग रहा था, हमने सुसाइड ही समझा। सुशांत का भी सुसाइड 5 ही दिन के अंदर, हमने कहा भैया प्लान मर्डर है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुसाइड एट द सेम टाइम सम काइंड ऑफ डाउट। तो अब ऐसे ना बहुत सारे हैं। जस्टिन रैम इज अच्छा मैंने आपको जस्टिन रैम एंड आपको दो चीजें सिखा देता हूं। जस्टिन रैम, जस्टिन पर्सोनम। जब मैं जस्टिन रैम बोलूं ना, ये मेरा मोबाइल फोन है। आई हैव द राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, आई हैव द राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। ये फोन मुझसे कोई नहीं ले सकता, राइट? इसे आप बोलते हो जस्टिन रैम। जस्टिन पर्सोनम, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरा राइट सिर्फ आपके अगेंस्ट है, अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जस्टिन पर्सोनम इज राइट अगेंस्ट अ पर्सन, जस्टिन रैम इज राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, ये तो एकदम साउथ इंडियन वर्ड है। नॉन स्क्रिप्टम ऐसा लॉ जो लिखा हुआ नहीं, अनरिटन लॉ, कस्टमरी लॉ। जस्ट स्क्रिप्टम इज अ रिटन लॉ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इंट्रावायरस, इंट्रावाइवस देख लेना। इंट्रावाइवस का मतलब क्या होता है बिटवीन टू लिविंग पर्सन। सर ये इंट्रावाइवस वर्ड हमने कभी भी नहीं पढ़ा, बच्चे टोपा के अंदर पढ़ेंगे अपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुड बी डन इंट्रावाइवस। नेक्स्ट अप इज इंट्रावायरस। अच्छा देखो, दो वर्ड्स होते हैं एक कंपनी में, मैंने आपको सिखाया था अल्ट्रावायरस विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, इंट्रावायरस विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आपने। इप्सो फैक्टो इम्प्रॉम्प्टो इज इंपॉर्टेंट। 44, 45 is important. Factum probanda is important. Force majeure is important. Habeas corpus is important. Injuria sine damnum. Ignorantia legis neminim excusat. Ignorance of law is no excuse. Stoppel is important. Ex parte is important. Adjustum generis is very important. Del creditor agent, de jure, de facto, damnum sine injuriam. Cypress is important. Cypress का मतलब क्या होता है जितना हो पाए उतना प्रैक्टिकली, as nearly as possible. So as nearly as may be practicable. Corpus delicti is important, मतलब एक हिंट देना about the offense. Certiorari, caveat ventor. अच्छे से इसको caveat vendor करना. It's caveat vendor, not venditor. Caveat actor and caveat emptor, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। caveat emptor मतलब let the buyer be aware. caveat actor मतलब let the person who has done the act be aware. caveat vendor मतलब let the seller be aware. These are important. So we are going quite good. ठीक है, so इसके अलावा ऊपर आ जाते हैं। और क्या है भैया, बेनामी है। बेनामी, बेनामी का मतलब क्या होता है नेमलेस। बेनामी इज समथिंग विच इज कंप्लीटली नेमलेस। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब क्या हो जाता है भैया, बोनाफाइड इज वेरी सिंपल। आप जब बोनाफाइड की बात करते हो तो कुछ दुश्मनों को बोनाफाइड चीजें हमें बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी एक कॉल कनेक्ट किया है,
अभी आपके रात के कितने बज रहे हैं, 3:30 पे एक जल्लाद आपको दिखेगा, अगर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा हो तो ऐसा, अगर देखो, ओ हो स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, ठीक है। सो रात के 3:30 बजे जैसे इस आदमी ने मुझसे जबरदस्ती कुछ काम करवाने की बात करी, नाउ इसका इंटेंशन बड़ा बोनाफाइड है, हेंस गुड फेथ है। व्हाटएवर यू स्लीप ब्रो, आई डू इट। ये अगर बच्चों को दिखाऊं कैसे कर रहा है स्क्रीन पे, चलो ठीक है, फोन करता मैं आराम से, आ जाओ, गुड नाइट। हाँ जी भैया, ये रात की 3:30 बजे विकास वोरा जी का फोन था। एक्शनेबल पर्स इज इंपॉर्टेंट। कौन से एक्ट के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड एंड दीज थिंग्स। सो अब मैंने ना एक जो इंपॉर्टेंट है आपको मार्क करा दी, बट राजा मैं भगवान नहीं हूं, 139 में से कुछ भी आ सकता है। धीरे धीरे बार बार पढ़ना, धीरे धीरे बार बार पढ़ना, आपको राइटिंग अपने आप समझ में आने लगेगी। एब्सोल्यूट सेंटिया, सेंटिया मतलब कुछ ना कुछ तो ये समझा रहा है। एक्सपोजर नॉन इंडिजेंट, तू कुत्ता है। जब मैंने एब्सोल्यूटली मेरे सेंटिमेंट्स बोल दिए हैं तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है। प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। सो धीरे धीरे पढ़ोगे, अपने आप समझ में आएगा। श्योर, वी आर नॉट वेस्टिंग वेरी वेरी हेफ्टी टाइम ओवर दिस। अब राजा इस चैप्टर में अब अगर आप देखो तो इट इज लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मैक्सिम्स। सो मैक्सिम्स आर समथिंग जो आप दिन के 5-10 पढ़ना, मतलब 10 मिनट लगते हैं यार, 10-10 पढ़ के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन, किस्मत खराब 2 क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से किस्मत खराब नहीं होती राजा, मैक्सिमम पढ़ते एग्जाम में समझ में आता है, तो 2 या 3 भी आ जाना तो भगवान की दया है। और ऐसे कोई बहुत टफ मैक्सिम्स नहीं देते हैं, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ना टिल टाइम, ये लोग साले ना ऐसे मैक्सिम्स देते हैं जहां पे 4-5 वर्ड्स हो। इनको लगता है कि बच्चा गैस मार लेगा, पर बच्चा उल्टा गलत कर जाता है। तो राजा जो ऐसे 5-5 वर्ड्स वाले दिख रहे हो ना, आई वुड रेकमेंड act is non facit, rem nisi mens et rea, an act is not punishable until done with guilty mind। ये सारी चीजें आपने बड़ी बड़ी वाली याद रखना, इस पे चांस होता है आने का, ठीक है। सो ये हो गया। अब आपको एक बेस्ट चीज बताता हूं। सो द बेस्ट पार्ट इज, नीचे राजा ये भी चैप्टर नहीं है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है। सर तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, हम कर लेंगे, अगर काश तुम इतने प्यारे होते। नाउ दिस इज लीगल रीजनिंग। अब एक्चुअली ये मेरे को आपको क्यों सिखाना है और मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, देयर इज नथिंग न्यू, अ सिंगल वर्ड भी नया नहीं सिखाने वाला मैं आपको लीगल रीजनिंग के अंदर। लीगल रीजनिंग बच्चे क्लैट में आती है बहुत ज्यादा, एमएचसीटी में आती है बहुत ज्यादा, और अब सीएसईटी में आएगी, और डरते हैं क्या साला तुमको जो सिखा रहा है ना वो बाप है। अगर ना पता हो तो जाके चेक कर फाइल, AIT टॉपर इंडिया 2018, जाके चेक करो। सो लीगल रीजनिंग ऐसा आएगा, ऐसा कैसा आएगा, ऐसा जाके चेक कर, कौन है, इंसान है कि भगवान है, चेक कर। अब नाउ कमिंग डाउन नेक्स्ट टू, वैसे आपको फाइल्स नहीं मिलेंगी तो आप एक्चुअली चेक मत करने चले जाना, क्योंकि 4 अटेम्प्ट पे डिलीट हो जाती है, तो मेरा तो 5वां हो गया। सो इन आइदर केस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहेगा भाई के बारे में। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड लीगल रीजनिंग क्या है। बच्चों लीगल रीजनिंग इज नथिंग न्यू। मैं आपको लीगल रीजनिंग करवाने से पहले कुछ चीजें, कुछ रूल समझा रहा हूं। इन बातों को अगर तुमने बांध लिया ना, शॉर्ट सारे लीगल रीजनिंग सही जाएंगे, गलत होता ही नहीं है। 1, लीगल रीजनिंग करते वक्त अपना माइंड ऑफ कर दो। लीगल रीजनिंग करते वक्त अपना माइंड ऑफ कर दो, क्योंकि राजा लीगल रीजनिंग में ये लोग आपको प्रिंसिपल लिख के देंगे। ये क्या लिख के देंगे, प्रिंसिपल, मतलब ये आपको बताएंगे कि एक्चुअल रूल क्या है, आपको सिखाएंगे। जैसे कि द मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट, ये प्रिंसिपल है, ये बताएंगे। फिर ये नीचे तुमको देंगे एक फैक्ट, नीचे तुमको देंगे एक फैक्ट। चिराग का एक एजेंट है, उसने बाहर जाके चिराग के बिहाफ पे लेक्चर बेचने की कोशिश करी, पर पैसे लेके भाग गया। इन दिस केस चिराग की लाइबिलिटी है, उस बंदे की लाइबिलिटी है, या जिन्होंने पैसे दे दिए उनकी गलती है। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ के इस फैक्ट पे अपना डिसीजन दो। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल इज द की। आपको कुछ भी नहीं करना है, माइंड ऑफ करो। जब भी कुछ वो बोले, प्रिंसिपल को 2 बार रीड करना। नहीं जाना मेरे को फैक्ट्स के ऊपर, प्रिंसिपल को 2 बार रीड करना। ट्रिक बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, गलत नहीं होगा। प्रिंसिपल को 2 बार रीड करना, और अगर तुमको हिंदी समझती है तो हिंदी, इंग्लिश समझती है तो उसका ब्रेक कर लेना। ब्रेक कैसे होता है बताता हूं। माइंड ऑफ, प्रिंसिपल 2 बार रीड करना, उसके बाद फैक्ट रीड करना। कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है,
फैक्ट रीड करो, प्रिंसिपल अप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है वही सही होगा, अपना दिलो दिमाग नहीं लगाना है। सर एक एग्जांपल दे देते ना तो हमको बहुत क्लियर हो जाता, बहुत ही सिंपल हो जाता। देखो कैसे, द पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट of other partners, a partner is liable for the act of other partners. Very simple, very direct, very clear. Okay sir, हमको समझ में आ गया। So now in this case what has happened that A has given bribe to someone for his partnership firm. Tell that whether all the partners are liable or not. अब आप कहोगे सर ब्राइब तो A नहीं दी है, B और C को पता है कि नहीं पता, हमें क्या पता, ब्ला ब्ला ब्ला, दिमाग ही नहीं लगाना। स्ट्रेट आंसर, रूल क्या है, एक्ट ऑफ पार्टनर मेक्स द पार्टनर लाइबल। पार्टनर का एक्ट हुआ, मेक्स द पार्टनर लाइबल, आंसर इज डन, दैट ऑल द पार्टनर्स आर गोइंग टू बी लाइबल, क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। माइंड ऑफ, रीड द प्रिंसिपल ट्वाइस, रीड द फैक्ट, अप्लाई द प्रिंसिपल, पैक। मैं यहां से इस चैप्टर के अंदर 1 घंटे से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाला। 1 घंटा भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया और जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब मेरे सिखाने पे थू है, अगर तुमको यहां पे तकलीफ आ जाए तो ये मेरी गारंटी है। लीगल रीजनिंग अब समझना, इंस्टीट्यूट ने आपको इसके आंसर्स नहीं दिए हैं, मैंने भी नोट्स के अंदर आंसर्स नहीं डाले, मैं अब आपको आंसर्स मार्क कराता जाऊंगा, आप उधर आंसर मार्क करते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। सो नाउ लीगल रीजनिंग इज द मेथड, लीगल रीजनिंग इज द मेथड दैट अ पर्सन यूजेस टू अप्लाई लॉज टू फैक्ट्स इन ऑर्डर टू आंसर लीगल क्वेश्चंस। तो लीगल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, ये एक तरीका है जहां पे एक पर्सन क्या करता है, लॉ मतलब क्या, द प्रिंसिपल अप्लाई करता है किसके ऊपर सर, फैक्ट्स के ऊपर, ताकि वो लीगल क्वेश्चन आंसर कर पाए। यही सिखाया मैंने आपको बस। Now good legal reasoning requires logical arguments. In legal reasoning, legal principles have to be applied to the factual situation. Legal principle apply करो factual situation पे और एक reasonable conclusion पे आओ। हो सकता है तुम्हारा आंसर हल्का सा डाइसी हो, अभी अपन पढ़ रहे होंगे, हो सकता है क्वेश्चन के 2 आंसर निकले, कोई दिक्कत नहीं, निकलने दो, हमने रीजनेबल आंसर पे पहुंचना है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे पहुंचना है। The meaning of legal rule and how it should be applied are often subject to multiple interpretations. देखो तो कभी कभार एक क्वेश्चन के multiple interpretations निकल जाते हैं, but we do not worry with this. When the meaning of legal rule is ambiguous, मान लो अगर confusion हो रहा है, a person uses legal reasoning to argue for the interpretation that they find most convincing or that is most favorable to him. So यहाँ पे याद रखना, legal reasoning में we are not fighting to get the correct answer, we are trying to get the best answer. हमारे लिए इन 4 ऑप्शंस में से क्या बेस्ट है वही चाहिए, बात खत्म। इससे सिंपल नहीं हो सकता था। अब हमने कौन से के ऊपर करना है, सो डिराइव अ कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड एंड नो डेविएशन फ्रॉम इट इज अलाउड। एक आंसर खत्म। क्वेश्चन इन द लीगल रीजनिंग में बी आस्क्ड फ्रॉम दीज एरियाज। देखो कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साला एक बार के लिए तो जो उन लोगों ने लिखा है ना वो भी हिल जाएंगे, पर मेरे बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना थ्रू है, मेरे को टेंशन नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके तोड़ के दिखाएं क्या, लॉ ऑफ टॉर्ट्स सर काय पाहिजे तुम्हाला, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में गलती होगी सर, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, अरे मुन्ना है अपना मुन्ना, कुछ भी नहीं होगा। देखो चारों चैप्टर के ऊपर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन कितने हैं 39 दिए साला, ये हमका तंग करेंगे 39 देखे, ठीक है। अब अपने को इधर थोड़ा सा बाइफरकेशन करने का, अब थोड़ा सा बाइफरकेशन कैसे करेंगे, अपने पहले 20 क्वेश्चन करते, उसके बाद एक ब्रेक लेते, फिर वापस से 19 क्वेश्चन करते। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। अभी क्वेश्चन 1 है लीगल प्रिंसिपल। पहले क्या बोला था, दिमाग ऑफ करो, चलो नहीं 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 नहीं, पहले दिमाग ऑफ करो तुम, साला तुमको अम्मी अब्बू की कसम दिमाग ऑफ करो। दिमाग ऑफ को कंप्यूटर ऑफ करना नहीं बोलते ना। अभी दिमाग ऑफ किया इसीलिए लीगल प्रिंसिपल लेके जाओ, इसीलिए लीगल प्रिंसिपल लेके जाओ। All citizens shall have the right to freedom of speech and expression. भारत के पास फ्रीडम ऑफ, भारत के हर सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो उनका फंडामेंटल राइट है। साला क्या तुमको आर्टिकल 19 मैंने पूरा सिखाया है? जी सर सिखाया है। सर आपको आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू स्पीक, पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, कुछ गलत नहीं बोलना। आप जो बोल रहे हो अपने लिए बोलो, अपना ओपिनियन दो, पर किसी को डिस्ग्रेस नहीं करना, डिफॉर्मेशन नहीं करना। अब आपके सामने एक सिचुएशन है, मिस्टर सिन्हा एक अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, ठीक है, और एक अच्छे ओरेटर भी हैं, मतलब बात भी बढ़िया करते हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है अनदर नोवेलिस्ट को। हम समझते हैं आपको क्रिटिसाइज करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर राहुल स्टेटिंग, क्या बोला उन्होंने, देखो उन्होंने एक नोवेलिस्ट मिस्टर राहुल को क्रिटिसाइज किया, कहा दैट द नोवेल ऑफ मिस्टर राहुल इज इररेशनल, इनकी पूरी नोवेल ही इररेशनल है, बेकार है,
एंड इंडिसेंट, भद्दी, बेहुदा है। हिज माइंड इज इम्प्योर, वो एक गंदा आदमी है, उसकी आत्मा गंदी है। ही इज अ लूज कैरेक्टर, वो तो एक नंबर का छपरी है, इधर उधर लड़कियों पे मुंह मारता रहता है। ही शुड राइट डिसेंट एंड गुड नॉवेल्स। अब एक बात समझना, साले तू बुक की ओरेटरी कर रहा था ना, तू बुक का क्रिटिसिज्म कर रहा था, तूने तो राहुल की मां बहन कर दी। ये कैसे? इम्प्योर है, लूज कैरेक्टर है। अबे ओए, तेरे को किसने राइट दिया राहुल को इम्प्योर बोलने का, लूज कैरेक्टर बोलने का? मेरा भाई जो चाहे वो करेगा। राहुल नाम तो सुना होगा यार, बचपन से उस बेचारे का नाम सुना हुआ है, कुछ तो करेगा, और लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगी। अब यहां पे मुझे बताओ, क्या राहुल डेफेमेशन के लिए केस कर सकता है कि नहीं? माइंड ऑफ, रूल अप्लाई, फैक्ट पढ़ा। सर राहुल अप्लाई करेगा, राहुल डेफेमेशन लगाएगा, राहुल अप्लाई करेगा, राहुल डेफेमेशन के लिए लगाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 ने तुमको बोलने का राइट दिया है साहिब, हमारी इज्जत लूटने का राइट नहीं दिया है। सो यहां पे पहला पॉइंट बोलता है he is not liable because he is just expressed his personal views। मैंने कहा राहुल गांधी he is just characterless, else he is very nice। अरे भैया कैरेक्टरलेस बोल रहा है, फिर तो बोल रहा है वेरी नाइस, रॉन्ग। तो ए पॉइंट तो नहीं हो सकता बी, ही इज लाइबल। तो यहां पे मिस्टर सिन्हा इज लाइबल फॉर डेफेमेशन इफ हिज स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू और सेड इन मेलाफाइड इंटेंशन, एंड दैट्स द आंसर। ही विल बी लाइबल फॉर डेफेमेशन। आगे के पॉइंट पढ़ लेते हैं। ही कैन नॉट बी लाइबल, ये तो सवाल ही, ये पॉइंट ही नहीं पढ़ना। लाइबल तो वो हो गई, ही कैन नॉट बी सूड पढ़ना ही नहीं है, लाइबल तो वो हो गई, क्वेश्चन खत्म। आ जाओ क्वेश्चन 2 देखेंगे। भैया क्वेश्चन 2 कह रहा है कि लीगल प्रिंसिपल क्या है, वापस से कॉन्स्टिट्यूशन का ही है कि भारत के हर सिटीजन ऑफ, मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट है टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन। भारत के हर सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है, भारत के हर सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कि वो बिजनेस और प्रोफेशन कुछ भी कर सकता, भारत में कहीं भी जाके काम कर सकता, कहीं भी रिसाइड कर सकता। ऑफिस चॉइस सब्जेक्ट टू द इंपोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बाय द ई स्टेट। स्टेट आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये रूल कह रहा है। माइंड ऑफ है ना, वहां पे चलोगे थप्पड़ है। अब सिचुएशन क्या है, अब देखो ये तो आईसीएसआई के ऊपर केस कर रहा है। इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई ने ऑर्डर पास किया है क्या, कि उन्होंने प्रोहिबिट किया है कि कोई भी इंसान प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आईसीएसआई ने प्रोहिबिट किया कि कोई भी इंसान प्रैक्टिस नहीं कर सकता द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी unless such person pass the company secretariat course and hold a certificate of practice from ICSI। तो ICSI ने क्या बोला, पहले आप CS पढ़ लो, चिराग से CS पढ़ के CS बन जाओ, उसके बाद आप जाओ प्रैक्टिस करो, हमारे से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लो, हम अलाउ करेंगे। पर जब तक आपने चिराग से नहीं पढ़ा तब तक आप CS नहीं बने और तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मिस्टर मनोज एन कर देना, एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब ये मनोज जी क्या है, एग्जीक्यूटिव पास हुए और आगे इनके चौड़ अंदर अलग। ये कह रहे हैं स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप में, उन्होंने चैलेंज किया है कि ये बैन उनका फंडामेंटल राइट टू प्रोफेशन बैन खराब कर रहा है। हमने कहा वाह वाह, समझ गए होंगे ना कौन सी गाली दे रहा हूं। तो वाह मतलब क्या बोला है, यहां पे वो बोल रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट हार्म हुआ है, मैं तो कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकता हूं। हमने कहा हाँ एक काम कर, कल वकील भी बन जाना, जज साहब जाके लड़ ले, सुशांत सिंह का केस तू ही लड़ लेना, वहां पे वकील पढ़ के और तुम यहां पे ऐसा मजाक कर रहे, नहीं हो सकता यार। सो अब डिसाइड ABCD में से क्या आ रहा है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि भाई आईसीएसआई बैन कर सकती है क्योंकि आईसीएसआई के पास सुपीरियर राइट टू बैन है, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, मतलब ए को मैं कंसिडर करूंगा, अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अच्छा बैन कर सकती कि नहीं, आपने बोला सर आईसीएसआई रोक तो सकता ही है, ये तो बात ही खत्म है। अब बस देखना है कौन सा ऑप्शन अपने लिए बेस्ट है। द बैन इज जस्टिफाइड एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, ये वाला पॉइंट भी अच्छा लग रहा है। सी वाला पॉइंट है द बैन इज नॉट जस्टिफाइड, आगे पढ़ना ही नहीं है, दिस बैन इज जस्टिफाइड, तो ऑप्शन ही क्यों पढ़ रहे हो, तो सी तो नहीं होगा। अब ए और बी में देखना है। देखो जब ये बोल रहा है ना दैट आईसीएसआई हैज अ सुपीरियर राइट टू बैन, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी सुपीरियर राइट नहीं दिया है, तो ये ए ऑप्शन अच्छा नहीं है। बेटर क्या है दैट द बैन इज जस्टिफाइड एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। समझ में आ गया, वेरी सिंपल, बी होगा इसका आंसर, आपका राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। तीसरा पढ़ लें, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच द लॉ विल एनफोर्स। पता ही हमको, एवरी अग्रीमेंट, बाप को मत से साल है, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
So all agreements are contract if they are made with free consent by the parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object. ये लीगल प्रिंसिपल है, आता था आपने को ऑलरेडी. सिचुएशन क्या है? मिस्टर राजा ऑफर्ड टू बाय मिस्टर राम्स कार फॉर 5 लाख. राजा ने राम को ऑफर किया. क्या ऑफर किया? 5 लाख रुपए का कि मेरे को तेरी गाड़ी खरीदनी है. पर राम ने रिफ्यूज कर दिया. क्वेश्चन कम्स टू एन एंड. राम ने मना कर दिया, ऑफर खत्म, चाल निकल. बट सब्सिक्वेंटली राजा ने थ्रेटन किया राम को. पहले राजा ने राम को ऑफर किया कि भैया क्या मैं आपकी कार ले लूं 5 लाख में. राम ने कहा चल भाग यहां से. राजा ने कहा कार ले लूं कि नहीं लूं. थ्रेटन टू किल मिस्टर राम. और फिर मिस्टर राम ने अग्री किया कि भाई मैं बेच रहा हूं. मिस्टर राम, अच्छा मतलब यहां पे जो सेल हुई है वो कैसे हुई है सर? यहां पे जो सेल हुई है वो कोर्जन से हुई है, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है. मिस्टर राम ने सब्सिक्वेंटली रिसेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. मिस्टर राम ने आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया. अब मिस्टर राजा केस करना चाह रहे हैं कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना है. तो देखते हैं क्या जजमेंट आना चाहिए. विल सक्सीड, ये तो होने से रहा सर. विल सक्सीड तो हो ही नहीं सकता. मिस्टर राजा वाज ऑफरिंग लॉफुल कंसिडरेशन, ये पॉइंट हो ही नहीं सकता. विल सक्सीड वाला ये पॉइंट भी नहीं हो सकता बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग फॉर कार इज लॉफुल. विल सक्सीड ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा बिकॉज बोथ पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. So obviously the answer is going to be D. Will fail because Mr. Ram was forced to agree to enter into the contract. So third का आंसर क्या हो गया? D. सेकंड का आंसर क्या था? B. फर्स्ट का आंसर क्या था? B. लिखते चलो भैया, सिंपल है क्या? अब बताओ कितना सा टाइम लग रहा है? 5.9 पेज पे पहुंच भी गए अपन, सब आता है अपने को. आज प्रिंसिपल देखते हैं. वापस से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट व्हिच द लॉ विल एनफोर्स. पता था ऑलरेडी. ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट बाय पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट. प्रिंसिपल इज क्लियर. चलो नीचे देखते हैं. इसने बोला है कि अगर लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और एनफोर्सेबल है. नाउ फैक्चुअल सिचुएशन. मिस्टर जॉय की उम्र कितनी है? 27 साल है. उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन अग्री किया है कि वो जूली को, मिस जूली को, ये प्यार है भैया, ये प्यार इसको लेके डूबेगा, ये जूली को, वह क्या नाम है, 10,000 रुपए देगा. ये जूली को 10,000 रुपए देगा. मिस्टर जॉय फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. पर जॉय ने 10,000 नहीं दिए. सो मिस जूली सूज मिस्टर जॉय फॉर द अमाउंट. जजमेंट तुमको यही पता है. सर यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं था तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो काहे मेहनत कर रहे हो? एक सेकंड रुकना भाई लोग. आ जाइए. हाँ क्वेश्चन क्या था? हाँ जी भाई, जॉय 27 साल के 10,000 रुपए दे रहे विदाउट कंसिडरेशन. डिसाइड करो भाई. मिस जूली विल सक्सीड, ये तो पढ़ना ही नहीं है. मिस्टर जूली विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन. सर ये अच्छा लग रहा है. एक मिस्टर जूली विल सक्सीड एज मिस्टर जॉय हैज. सर सक्सीड तो हो गई नहीं ना. मिस्टर जूली विल मिस जूली, ये भी नहीं हो सकता. सक्सीड वाली बात ही नहीं है. तो ऑटोमेटिकली सर आंसर क्या हो जाएगा? बी. बिकॉज मिस जूली विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन. लीगल प्रिंसिपल. लीगल प्रिंसिपल आ जाओ वापस से. नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. यहां पे आपको रूल याद होना चाहिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो रेकमेंड करते हैं, पर अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को. सो देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में झगड़ा हो गया. इवन प्राइम मिनिस्टर भी बात नहीं कर रहे और प्रेसिडेंट भी बात नहीं कर रहे हैं. बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? मिस्टर आदर्श को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर लिया. सही है. आगे मिस्टर गर्ग वॉज अपॉइंटेड एज जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आदर्श को किसने अपॉइंट किया? आदर्श को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया. गर्ग को किसने अपॉइंट किया? सर प्राइम मिनिस्टर. हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेशन पे अपॉइंटमेंट होता है, पर रूल क्या कहता है? दैट अपॉइंटमेंट कौन करता है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए यहां पे गर्ग का अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, सिर्फ आदर्श का अपॉइंटमेंट वैलिड है। तो जल्दी देखो, बी विल बी द आंसर। जल्दी से देख लो, बी विल बी द आंसर। चलो भैया, तुम बताए क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रही है रात की 3:50। प्लीज ये मत देखिएगा, पीएम एम अपना गलती है। 6th लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज गिव्स राइट टू अ टॉर्ट। याद है क्या? लीगल इंजरी होनी चाहिए, आपको नुकसान हुआ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सो मिस्टर केतन एस्टैब्लिश्ड अ कोचिंग क्लास फॉर कंपनी सेक्रेटरी। मिस्टर केतन ने एक सीएस की क्लासेस खोली ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड चार्ज 10,000 पर ईयर एज ट्यूशन फीस। 10,000 रुपए पर ईयर लेता था। आगे बगल में मिस्टर केतन के बगल में आए मिस्टर कालिया, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। स्टैब्लिशेस अनदर क्लास फॉर कंपनी सेक्रेटरी। अब इसने भी स्टार्ट कर दी, देयर बाय क्रिएटिंग अ कंपटीशन बिटवीन देम। इसकी वजह से कालिया और हमारे केतन के बीच में कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से केतन को अपनी फीस कम करनी पड़ी और 7,000 पर ईयर पे आना पड़ा। अब डिसाइड करना है, क्या मिस्टर केतन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कालिया से फॉर द लॉस? सर आपने कहा नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, कैसी बातें कर रहे हो। अब सर इसमें देखो, यस वाला ऑप्शन तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। नन ऑफ द अबव हमको देखना ही नहीं है, अपने को बी और सी में से चूज करना है क्या बेस्ट है। नो, मिस्टर केतन हैज रिड्यूस्ड द फीस ऑन हिज ओन। वाह। नो, बिकॉज दो देयर वाज डैमेज देयर वाज नो लीगल इंजरी। सर इसका आंसर क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा? मेरा पेन चलना फिर से बंद हो गया, अब इसका आंसर होगा सी। मेरा पेन चलना बंद हो गया है, बट नेवरदलेस ठीक है, तो आंसर है सी, देयर वाज नो लीगल इंजरी। 7th देखते हैं। ये तो बिल्कुल ही टट्टी क्वेश्चन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कौन सी सेक्शन में बताया था आपको? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। इनमें से देखो, एबीसी लिमिटेड को कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर किया गया, एबीसी एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर किया गया, एबीसी एंड कंपनी को पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर किया गया। ये 1832 नहीं है बे, काहे मेरी इज्जत खराब कर रहे हो बे। या फिर एक एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट बना जो ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर रजिस्टर हुआ। आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव एंटिटी इज अ कंपनी। ऑब्वियसली जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वही, यानी कि एबीसी लिमिटेड। द आंसर इज ए। नेक्स्ट अप, अ मास्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। एक मास्टर, रूल क्या बोल रहा है? मास्टर शुड बी लाइबल फॉर हिज सर्वेंट। सर ये तो वाइकेरियस लाइबिलिटी हो गई। ओह ये तो मेरा वाला गाना है। सो एबीसी लिमिटेड एक एनबीएफसी। सर एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? एनबीएफसी लल्लू बताया तो था तुमको चैप्टर 4 के अंदर। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कंपनी के फॉर्म में बनती है, पर इसका काम क्या होता है? फाइनेंसेस प्रोवाइड करने का। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। तो भैया एक एनबीएफसी है, खाली वो लेती है फिक्स डिपॉजिट लेती है, टर्म डिपॉजिट्स नहीं लेती है। इज रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनबीएफसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब इसने आरबीआई को खुद को बोला कि भैया मैं हूं एनबीएफसी, पर मेरे को पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, बस मैं इनको एज एंड व्हेन ये डिमांड करेंगे तब वापस नहीं दूंगी, एक फिक्स टाइम के लिए तो ले ही सकती हूं। तो इन लोगों ने मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया। किसने? एनबीएफसी, एबीसी लिमिटेड ने। एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड श्याम। श्याम, अरे तू कोई भी आम हो। अपॉइंटेड एज ऑथराइज एजेंट बाय एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने इसको अपॉइंट किया कि आप सारा डिपॉजिट मनी कलेक्ट करके आओ सब लोगों से डेली बेसिस पे। मिस्टर श्याम कलेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पीपल ऑन डेली बेसिस। वो रोज कलेक्ट करता था। वन डे ही रैन अवे, वो सारा पैसा लेके भाग गया। ठीक है भैया। वन मिस श्यामली,
श्यामली ने, who had been handing over her deposit money to Shyam, found that nearly for a month before his disappearance, he was not depositing money at all. श्यामली को क्या पता पड़ा कि वो टाइम टू टाइम श्याम को पैसा देती थी, पर श्याम आगे एनबीएफसी में जमा ही नहीं कराता था. तो श्यामली ने एबीसी लिमिटेड के पास गई, जो एनबीएफसी है, और उसको बोला कि भैया मेरी क्या गलती, मैं तो आपके एजेंट को ही दे रही थी. तो एनबीएफसी बोलता है, मिस्टर श्याम वॉज नॉट आर एम्प्लॉय, ही इज आर एजेंट एंड देयरफॉर एबीसी लिमिटेड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकंडक्ट. श्यामली ने बोला ए एड़े, मैं चिराग से लॉ पढ़ के आई हूँ. फाइल द सूट अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड. आप बताओ वो जीत सकती, कौन लाइबल होगा? श्याम, श्यामली, नन ऑफ द अबव, एबीसी लिमिटेड. आपने कहा सर नन ऑफ द अबव की तो बात ही हटाओ, श्यामली क्यों लाइबल होगी? एंड द रूल इज दैट द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर इट्स सर्वेंट. तो यहां पे प्रिंसिपल कौन है? एबीसी लिमिटेड. तो आंसर क्या हो गया? प्रिंसिपल, एबीसी लिमिटेड. द एनबीएफसी इज लाइबल. देखिए, द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. So factual situation. Mr. Ram Singh is a sitting member of Upper House of Parliament, and as recommendations of Prime Minister of India, President of India appointed Mr. Ram Singh as Minister of Ministry of Education. Rule क्या कहता है? The member of लोक सभा एंड राज्यसभा, चाहे लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, वो एलिजिबल होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री की पोजीशन होल्ड करने के लिए. बिल्कुल सही प्रिंसिपल है. फैक्चुअल सिचुएशन क्या कह रही है? आज हमारे राम सिंह जी हैं, वो अपर हाउस के मेंबर है. फर्क नहीं पड़ता अपर हाउस के या लोअर हाउस के हो, क्योंकि बोथ आर अलाउड. प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड किया है प्रेसिडेंट को कि आप राम सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दो. क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है, वैलिड है. तो डिसाइड करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम सिंह ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन इज वैलिड. यस, खत्म, कुछ भी नहीं देखना. ये इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती गलत ऑप्शंस दिए. यस इज द आंसर, खत्म. नेक्स्ट अप देखिए, ये तो तुमको ऐसे ही आ जाएगा. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है. मिस्टर सुनील हैज 6 पेट डॉग्स विच आर वेरी फेरोशियस, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं. मिस्टर सुरेंद्र इज हिज नेक्स्ट डोर नेबर एंड फील्स दैट ही इज नॉट एबल टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डॉग्स इन द हाउस. तो सुनील के पास 6 कुत्ते बहुत भौंकते हैं, बगल में जो नेबर हैं उनको तकलीफ हो रही है. तो उन्होंने एक लीगल एक्शन लेना चाहा सुनील के खिलाफ. तो डिसाइड करना है दैट क्या वो दैट whether Mr. Surendra can initiate action for breach of contract as there is an implied contract between the neighbor. Obviously there is no implied contract, तो ये आंसर नहीं होगा. Initiate action for unliquidated damages under torts because there is no contract between the neighbors. आप torts के अंदर जा सकते हैं. आपने कहा सर ये पॉइंट थोड़ा सही लग रहा है, देखते हैं. तीसरा है initiate criminal action against Mr. Sunil because having a large number of ferocious dog is a criminal act. चुप, कुछ भी बोल रहे हैं साले. कुत्ते रखना कोई वो है क्या? क्रिमिनल एक्ट है. नॉट टू बी सक्सेसफुल एज मिस्टर सुनील हैज एन अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू एंजॉय हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड हैज नो ड्यूटी टुवर्ड्स मिस्टर सुरेंद्र. ये गलत है भैया. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट यू कैन इनिशिएट एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. व्हाट आई वांट इज, मैंने आंसर आपको बता दिया, वापस से रीड करो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी. 10th क्वेश्चन खत्म हो गया और 4 भी बज गई है. पढ़ लिया? आगे समझ में? थोड़ा सा और करेंगे कि ज्यादा हो गया क्या? अरे भैया 38 मिनट्स का लेक्चर हुआ यार. 11th है भैया, causing damage however substantial to another is not actionable in law unless there is also a violation of legal right. मैंने आपको यहाँ सिखाया था that अगर आपका लीगल राइट इंजर हुआ है तो डैमेज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका राइट इंजर होना चाहिए. मैंने राइट टू वोट वाला एग्जांपल सिखाया था इसके अंदर. सो नाउ व्हाट इज द फैक्चुअल सिचुएशन हियर. मिस्टर नंदन opened a petrol pump next to earlier existing petrol pump. मिस्टर नंदन ने एक नए पेट्रोल पंप खोला बगल वाले पेट्रोल पंप के पास में. मिस्टर चंदन एज अ रिजल्ट ऑफ विच मिस्टर चंदन सफर्ड ह्यूज लॉसेस. मिस्टर चंदन को लॉस हो गया. मिस्टर चंदन वांट्स टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट मिस्टर नंदन फॉर द लॉस सफर्ड. सर सेम क्वेश्चन है, ही विल नॉट सक्सीड. फेल बिकॉज नो लीगल राइट ऑफ मिस्टर चंदन वाज इन्फ्रिंज्ड. मेहनत भी नहीं करनी इसमें. तो
बाकी सारे सक्सीड हैं तो सक्सीड होने की तो बात ही नहीं उठती. लीगल प्रिंसिपल, इवन व्हेन देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट व्हिच डज नॉट रिजल्ट इन हार्म, प्लेंटिफ कैन स्टिल सू. यस सर, बिल्कुल सही है. अरे मैं राइट टू वोट करने गया था, मैंने वोट करने गया पर मेरे को वोट नहीं करने दिया. मैं वोट करने गया पर मेरे को वोट नहीं करने दिया. इवन इफ अगर आपने मेरे को वोट नहीं करने दिया पर मेरी पार्टी जीत गई तो मेरे को कोई डैमेज तो हुआ नहीं, बट स्टिल क्या मैं केस कर सकता हूं? आपने कहा जी सर आप स्टिल केस कर सकते हो क्योंकि आपका लीगल राइट इंजर हुआ था. सो कैटल ओन्ड बाय मिस्टर विनय एंटर्ड द फील्ड ऑफ मिस्टर विपिन. विपिन के फील्ड्स में आपकी भैंस घुस गई और वो घूम रही थी फ्रीली फॉर कंसिडरेबल टाइम, पर उसने कोई डैमेज नहीं पहुंचाया मिस्टर विनय को. बट विनय डिड नॉट लाइक इट एंड थॉट ऑफ इंटीमेटिंग अ लीगल एक्शन यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी. क्या विनय जीतेगा? आपने बोला बिल्कुल जीतेगा सर. तो फेल वाला ऑप्शन तो आता ही नहीं, फेल 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 वाले ऑप्शन नहीं आते, बचता ही एक है दैट विनय विल सक्सीड बिकॉज हिज लीगल राइट वॉज इन्फ्रिंज्ड. इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बताओ बेटा. क्वेश्चन सिंपल नहीं होते, लॉजिक सिंपल होता है. लॉजिक आ गया, सब समझ में आएगा. अभी अपन पढ़ रहे हैं लीगल प्रिंसिपल वापस से. नॉर्मली द टॉर्ट फीजर म्हणजे काय? टॉर्ट फीजर म्हणजे सर जिसने गलत किया है is liable for his tort, but in some cases a person may be held liable for the tort committed by another. अबे रेलैंड वर्सेस फ्लेचर सिखाया था ना, वही चे. तो मिस्टर राहुल्स कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिज ड्राइवर व्हेन इट हिट अ पेडेस्ट्रियन. अब एक सेकंड देखना, कार किसकी है? राहुल की है. राहुल ने ड्राइवर अपॉइंट किया था कि वो इसको लेके घूमेगा, बट इट वॉज ड्रिवन बाय हिज ड्राइवर. पर अभी वो गाड़ी कौन चला रहा था? सर अभी उसका ड्राइवर चला रहा था और उसने रास्ते चलते एक लोगों को उड़ा दिया. ड्राइवर सलमान खान का ड्राइवर है. उसने एक पेडेस्ट्रियन को उड़ा दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पेडेस्ट्रियन सफर्ड हेवी इंजरीज, जिससे पेडेस्ट्रियन को लग गई. सो नाउ ही हैज ब्रॉट अ लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर राहुल. राहुल बोला हेलो हेलो मेरे पे काय को केस कर रहा है? ड्राइवर ठोका तेरे को. बिकॉज द कार बिलोंग टू हिम एंड द ड्राइवर वॉज एम्प्लॉयड बाय हिम. सो द लीगल एक्शन ऑफ पेडेस्ट्रियन अगेंस्ट मिस्टर राहुल विल बी. अच्छा एक सेकेंड, अब ये पूछ रहा है कि राहुल के खिलाफ केस होगा कि ड्राइवर. अच्छा एक सेकंड, ड्राइवर के पास लाइसेंस था, गाड़ी के सारे पेपर थे, दिमाग था. अगर उसने ठोकी तो उसकी जिम्मेदारी. राहुल को क्यों पकड़ रहे हो? अगर राहुल ने ड्राइवर अपॉइंट किया था विदाउट लाइसेंस वाला, प्रॉपर पेपर नहीं होते, तब राहुल के खिलाफ केस करते ना. अभी तो यार स्ट्रेट अवे जिसने ठोकी उसकी जिम्मेदारी है. तो ऑब्वियसली इट विल फेल बिकॉज मिस्टर राहुल हैड नथिंग टू डू विद दिस एक्सीडेंट. ये पॉइंट सही लग रहा है. सक्सीड वाली तो बात ही नहीं आती. Fails because it was the duty of the driver to be careful while driving. So I think यहाँ पे D is a good option. It was the duty of the driver to be careful while driving. So the answer should be D. The defendant is liable if he makes a non-natural use of land. पढ़ा था क्या अपन ने? वो मैं लाया नहीं था शुक्ला आंटी के लिए, शेर नीचे कूद गया था. So Mr. Kundan had stored chemicals on his land which escaped and caused damage to the adjacent property, one of which belonged to Mr. Ankit. Mr. Ankit decides. Mr. Ankit is. तो अच्छा Mr. Ankit is willing to file a case. He will succeed or not is the question. Will he fail because Mr. Kundan had stored chemical on his own property? आपने कहा नहीं सर. He will win. तो सक्सीड का तो एक ही दिख रहा है बिकॉज स्टोरिंग केमिकल इज ए नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. आंसर इज बी. सी और डी तो फेल वाले हैं. हमको फेल तो चाहिए नहीं था, हमको सक्सीड करना था. एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रे. एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रे. ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहां थी सर? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में पढ़ा था ना अपन ने, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी. एक वाइकेरियस सिखाया था, पर रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या था? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, तो अपन ने ऊपर लाइबिलिटी सेट कर दी थी. अब ये देखो, ये फैक्चुअल सिचुएशन में हम लोगों ने रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस डाला है. पूरा केस पढ़ लो, वही है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर. जल्दी पढ़ लो पे. पढ़ा क्या? So the
the answer becomes A, that even though the contractor had been negligible, B will be held liable for the losses suffered by the plaintiff. That was Rayland versus Fletcher. याद आएगा Rayland versus Fletcher का केस था. आगे वापस से Rayland versus Fletcher ही है. Consent of the plaintiff is an exception to the rule of strict liability. ये बोल रहा है अगर plaintiff का consent, अच्छा देखो plaintiff का अगर consent मिल जाए ना तो सच में अगर उसके बाद उसको नुकसान होता है तो वो उसी की जिम्मेदारी है. ये रूल है. आप जा रहे थे मेरे शेर से मिलने, मैंने कहा भैया देखो वो शेर है वो काट लेगा. आपने कहा सर मैं मिल लूंगा, आप मुझे मत सिखाओ. मैं कहा आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, बिल्कुल जाओ. आपने अपना कंसेंट दे दिया. कल मेरा शेर आपको मार के खा जाए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही कंसेंट दिया था. मिस्टर जगदीश was subjected to a risk owing to a defect in the machinery at the factory at which he was employed. He complained of this to the person who had the general management of the business. तो भैया जगदीश एक जगह काम कर रहे थे जहां मशीनरी में डिफेक्ट था, उन्होंने इसको कंप्लेन भी किया है कि भैया यहाँ पे कुछ दिक्कत है, बट मैनेजमेंट ने उनको बोला टू गो ऑन विद द वर्क, कुछ नहीं होगा आप तो काम करो. मैनेजमेंट ने बोला, वो बेचारे ने कंप्लेन भी करी है. He did so and sustained the injury for which he brought action. Obviously ये केस वो जीतेगा. तो ये जो सूट विल फेल है ये तो आना ही नहीं है. सक्सीड के दो ऑप्शन है, बी और डी. ए और सी तो कट ही तो कर दो. अब बी और डी में देखना है कौन सा सही है. द सूट विल सक्सीड बिकॉज मिस्टर जगदीश हैड हाईलाइटेड द रिस्क टू द फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड हिज रिफ्यूजल टू वर्क विच माइट हैव लेड टू टर्मिनेशन. भाई उसने बोला था कि मेरे को काम नहीं करना, पर क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है इसलिए वो बेचारे ने काम किया. द सूट विल सक्सीड बिकॉज इन अ सूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय द एम्प्लॉय इज फेवर्ड बिकॉज शी इज जनरली पुअर. हट, जस्टिस देखा जाता है, गरीब और अमीर नहीं देखा जाता. तो बी इज द आंसर. बाप रे. 17th, फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द पार्टनर. ये तो मैंने आपको सिखाया था, कुछ भी नहीं है. एक पार्टनर ने ब्राइब दी बैंक को काम हड़पने के लिए, क्या बी और सी लाइबल होंगे? रूल क्या है? फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑल द अदर पार्टनर्स आर लाइबल. तो इसका आंसर बनता है ए, दैट ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय ओनली वन ऑफ देम. खत्म. प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर, बाकी देखने भी नहीं है. नेक्स्ट अप, अच्छा ये टॉर्ट का लेक्चर 3 में मैंने लास्ट चीज सिखाई थी कि क्या, अच्छा स्टेट की लाइबिलिटी कब होती है टॉर्ट के अंदर. तो याद रखना दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है सोवरेन फंक्शन और एक होता है नॉन सोवरेन फंक्शन. नॉन सोवरेन फंक्शन जो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें स्टेट भी लाइबल होता है, पर सोवरेन फंक्शन में स्टेट कैन नॉट बी लाइबल. याद है? माय आईज आर पेनिंग. The state can claim immunity from the tortious liability only in cases of sovereign functions. पोजीशन क्या है? चंद्र और चंद्र के पप्पा गोपाल, चंद्र गोपाल, इनको जेल में डाल दिया था. Where one day bombs were hurled and by their rivals causing the death of Gopal and injured Chandra. वहां बॉम्ब फूटा, उनके दुश्मनों ने फोड़ा था. चंद्रा तो इंजरी खा गया और गोपाल तो गोपाला गोपाला. The victims were having previous knowledge of the impending attack. Victims को पता था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, जो उन लोगों ने अथॉरिटीज को बोला भी था, पर अथॉरिटीज ने कोई उनको एडिशनल सिक्योरिटी नहीं दी थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, तो उनके हिसाब से थोड़ी नेग्लिजेंस हो गई थी, सिंस देयर वाज अ ग्रेट रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ पुलिसमैन हु वर टू गार्ड द जेल ऑन दैट फेटफुल डे. सो ऑन द ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंस चंद्रा ने गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया. सर जेल मतलब एक सोवरेन फंक्शन, चाहे सोवरेन फंक्शन में कोई गलती हो या कुछ भी हो, इनको यहां पे इम्यूनिटी मिलती है. ऐसे तो हर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करता रहेगा, इसीलिए दे विल नॉट सक्सीड. फेल वाला एक ऑप्शन बचा है, दो बचे फेल ऑप्शन, देखते हैं कौन सा है. फेल बिकॉज मेंटेन जेल फैसिलिटीज पार्ट ऑफ सोवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट. ये अच्छा लग रहा है पॉइंट. Fail because the state cannot be held responsible in any way if people lose life because of their personal rivalries, even in facilities maintained and operated by the state. देखो ये पॉइंट अगेन थोड़ा इलॉजिकल है कि स्टेट बोल रहा है तुम्हारे लड़ाई झगड़े हैं, तुम मरे, हम क्या करें. ये नहीं. बेटर क्या है, दैट यू विल फेल बिकॉज जेल फैसिलिटीज मेंटेन करना हमारा सोवरेन फंक्शन है. तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा, डी नहीं होगा. दो और करेंगे एंड आई थिंक विल स्टॉप. Under Article 12,
unless the context otherwise required, the state includes the government of India, government and legislature, all local authorities within the territory of India and within the control of India. मैंने आपको आर्टिकल 12 सिखाया हुआ है. R.D. शेट्टी याद है क्या? So Mr. Arvind is employed with ONGC. ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. एक सेकेंड. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मेजॉरिटी स्टेक है. R.D. शेट्टी में बताया हुआ है. He faces discrimination at work at the hand of management. मैनेजमेंट ने अरविंद के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है and thinks that his right to equality is violated. और उसके हिसाब से उसकी right to equality violate हुई है. He contemplates moving a petition against ONGC, but his colleague suggests that Mr. Arvind will not succeed because ONGC is not state. तो इसको बोला गया कि ONGC स्टेट नहीं है तो केस नहीं कर पाएगा. तो आपको डिसाइड करना है whether ONGC is state, whether ONGC is not state, whether Mr. Arvind will not succeed because a writ cannot be brought against a company. तो ये तो होने से रहा, तू तो हट ही जा भैया. ONGC is not state because its shares are listed on stock market. चुप. शेयर्स लिस्टिंग से क्या करना, तो अपने को ए या बी में से फाइनल करना है स्टेट है या नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ ONGC इज ए स्टेट. R.D. शेट्टी केस अपन ने पढ़ा था ना ऑलरेडी. R.D. शेट्टी के अंदर बताया था गवर्नमेंट का कंट्रोल भी उसको स्टेट बना देता है. नेक्स्ट है, अच्छा ये तो मतलब है ना, मेरे को तुमको सिखाने की भी जरूरत नहीं, ट्रस्ट मी ऑन दिस. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ. अगर आपने कोई लॉ का वायलेशन किया है तभी आपको कन्विक्ट किया जाता है, बाकी आपको पनिश नहीं किया जा सकता. आज मैं मेरे सामने चींटी चल रही है, मैं छप करके कूदा और मैंने मार दिया उसको. अभी चींटियों को मारना कोई ऑफेंस थोड़ी है, पर कल लॉ आया. भाई और बहनों, एंट हमारे एंटी जैसी हैं और एंटी को मारना इज एंटी नेशनल. सो वी विल पुट यू इन जेल. नाउ यू कैन नॉट अरेस्ट मी, क्योंकि मैंने जब एंट को मारा था तब वो हमारी एंटी नहीं थी. ठीक है. सो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट अगर उसने कोई लॉ विच इज एट द टाइम इन फोर्स ऑफ द ऑफेंस लागू होता था तब किया हो तो अलग बात है. तो यहाँ पे चांदनी है. चांदनी ने क्या किया ना, अपनी एक फ्रेंड को बोला तू काली है, और बाद में उसने सॉरी भी बोला. आगे चल के उस काली दोस्त के सामने एक रूल आया, उसने बोला अरे नया लॉ आया है कि रेसिस्ट कमेंट का पास करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है. तो ये काली औरत चलेगी केस फाइल करने कि उसने मेरे को काला बोला. क्या वो सक्सीड करेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि जब उसने काला बोला था तब वहां पे ऐसा कोई रूल था ही नहीं. ए इज द आंसर. ए इज द आंसर. आराम से पढ़ लो. 20th तक पहुंच गए हैं, आराम से पढ़ो. एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप. इसके बाद अपन ऑलमोस्ट 19th पेज तक आ गए. इसके बाद सिर्फ 10-15 क्वेश्चन और हैं, 19 क्वेश्चन और हैं टू बी प्रिसाइज. ऐसे खत्म हो जाएंगे. तो आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बड़ा इजी लग रहा होगा. प्लीज़ मैंने जो आंसर्स मार्क करा है अपने नोट्स में लिख लेना, गंवा रहा हूँ. वैसे तो मैं खुद करने चाहिए, इससे मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े. तो आज के लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जरूर बताइएगा कितना मजा आया इस मिडनाइट लेक्चर में आपको. तब तक के लिए हाथ धोते रहिएगा, ऐसे ही मिलते रहिएगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.